जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 15 मार्च को इंडियन आर्मी रेस करेगी अपनी पहली अपाचे हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन। इंडियन नेवी की कैडेट ट्रेनिंग शिप्स में इस्तेमाल करने के लिए बीईएल सप्लाई करेगी कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। पर्याप्त मात्रा में माउंटेन ट्रेनिंग न होने के चलते बॉर्डर रीजन्स में चाइनीज सोल्जर्स को सामना करना पड़ रहा है कैजुअल्टी का। ब्रिटेन के डिफेंस एनालिस्ट ने दिखाया अग्नि 5 को लेकर अपना डर। और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के आंकलन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो हो सकता है बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एएनआई की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च को इंडियन आर्मी की एविएशन कोर जोधपुर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन को रेस करेगी। और इस स्क्वाड्रन के लिए जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वर्ष मई के महीने तक भारत पहुंचेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने अमेरिका से 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। और इस बात की भी संभावना है कि आगे चलकर इंडियन आर्मी अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कुछ और यूनिट्स के लिए भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकती है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एलएनटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 847.7 करोड़ रुपीस और जिसके तहत इंडियन नेवी की कैडेट ट्रेनिंग शिप्स में इस्तेमाल करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 14 कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स और सिस्टम्स को सप्लाई करेगी, जो कि इंडियन नेवी के लिए एलएनटी द्वारा बनाई जा रही कैडेट ट्रेनिंग शिप्स में इस्तेमाल होंगे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत और चीन की सिचुएशंस का आकलन करके इस बात को लेकर चेतावनी दी है कि जिस तरह से भारत और चीन दोनों ही बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं और उनकी सेनाओं के बीच होने वाली जो छिटपुट मुठभेड़ें हैं तो वह दोनों देशों के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को पैदा करती है। और इसके साथ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के संबंधों पर तनाव बना रहेगा। बाकी इस रिपोर्ट में चाइनीज मिलिट्री के विस्तार करने वाली योजनाओं को भी हाईलाइट किया गया है, खास करके चीन के एग्रेसिव साइबर ऑपरेशंस। और जबकि 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में चीन के संभावित इन्फ्लुएंस वाले प्रयास की संभावना भी जताई गई है। और जबकि इस रिपोर्ट में इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि अगर पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह से उकसाता है तो इस तरह के मामले में भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने की पूरी संभावना है। और इस रिपोर्ट में यह भी ऐड किया गया है कि भारत विरोधी आतंकवादी समूह को समर्थन देने का पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की भारत की बढ़ती इच्छा तो एक क्राइसिस के दौरान दोनों देशों के बीच एस्केलेशन को तेजी से बढ़ाने की संभावना बनाती है। बाकी इस रिपोर्ट में चीन को लेकर एक और बात कही गई है कि चीन का फोकस है 2035 तक एक फुली मॉडर्नाइज नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री फोर्स को बिल्ड करना। और साथ में चाइना अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2049 तक एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना चाहता है। वैसे अगर चीन के इस वर्ल्ड क्लास मिलिट्री की बात आई गई है तो आपको एक अपडेट और देते हैं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कि बिना पर्याप्त माउंटेन ट्रेनिंग के बॉर्डर रीजन्स पर तैनात करने की वजह से चाइनीज आर्मी को अपने सोल्जर्स की काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीवी की तरफ से जो ये वीडियो फुटेज शेयर की गई है तो असल में ये पोस्ट की गई थी एक एंटी-सीसीपी ग्रुप में। और उस ग्रुप के मुताबिक जो चीन की मेनलैंड मीडिया है एक्चुअल में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही माउथपीस है तो वो चाइनीज़ आर्मी की इन कैजुअलिटीज़ को कभी भी रिपोर्ट नहीं करते और इनको हमेशा छुपा के रखा जाता है। और ये तो हम समझते ही हैं कि अपनी कैजुअलिटीज़ को छुपाने का चीन का बहुत पुराना इतिहास रहा है। वो बात अलग है कि जब से डिजिटल वर्ल्ड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुआ है तब से चाइना को काफ़ी मुश्किल हो रही है अपनी इन्हीं सारी खामियों को छिपाने के लिए। बाकी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक बता रहा है कि कैसे जापान में जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो उनको पाकिस्तान के नाम पर नहीं बल्कि भारत के नाम पर ओपन किया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के रेस्टोरेंट्स हैं। और ऐसा केवल जापान में नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के नाम पर बिजनेस चलाने में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भारत आज के समय में किसी ब्रांड से कम नहीं है। तो इसी बात पर कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। बुधवार को साउथ कोरिया की राजधानी में पहली बार अमेरिका, भारत और साउथ कोरिया ने एक ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग को कंडक्ट किया था। और इस पहले ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी मीटिंग के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, स्पेस, एडवांस मटेरियल्स, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी तो इन सभी क्षेत्रों में अपने बीच के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया गया है। और इसके साथ साथ तीनों देश इस बात के लिए भी सहमत हुए हैं कि वे रीजन में और ग्लोबली सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ को प्रोटेक्ट करने और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और जबकि आज नई दिल्ली में भारत और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 डायलॉग मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें यूके की मीडिया independent.co.uk में भारत के रिसेंट अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज और इंडो पैसिफिक पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं जिनका नाम है डेरेक ग्रॉसमैन, तो इनका ये मानना है
कि भारत ने जो अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही कमाल की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि इससे क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी और संभावित अंतर्राष्ट्रीय खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के बजाय समय के साथ अस्थिरता बढ़ जाएगी। और इसके अलावा एक प्रश्न कि क्या अग्नि 5 वाकई में भारत को चीन के ऊपर कोई बढ़त देती है, तो ब्रिटेन के डिफेंस एनालिस्ट ग्रॉसमैन के मुताबिक नहीं। उनका यह मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में भारत को बेनिफिट दे सकती है, खास करके मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने वाली कैपेबिलिटी के साथ, लेकिन एंड में जो चीन है वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को इंप्रूव कर रहा है और वो ऑलरेडी अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सपेंड कर रहा है और इसलिए इस तरह से इस रीजन में स्टेबिलिटी को कोई बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। वैसे इस पर हमारा एक प्रश्न ये है कि जब भारत कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में अचीवमेंट हासिल करता है और एक ऐसी अचीवमेंट जो कि अपने आप में यूनिक होती है, हर किसी को सरप्राइज करती है, तो फिर ऐसे में दुनिया भर के एनालिस्ट को इस बात का डर क्यों लगने लगता है कि भारत के ऐसा करने से रीजन में स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। और डर भी उनको लगता है जिनका पुराना रिकॉर्ड है स्टेबिलिटी खराब करने का। पर खैर, इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग मिलिट्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्कॉट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 14 मार्च को तीसरी 25 टन की बोलाट पुल टग को लॉन्च कर दिया गया है। इसे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव के तहत भारत में ही भारत की कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण में MSME सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। और ये टग्स इंडियन नेवी की शिप्स और सबमरीन्स को बर्थिंग, अनबर्थिंग, टर्निंग, कन्फाइंड वाटर्स में मनोवरिंग तो इस तरह की स्थितियों में सहायता करेंगी। और जबकि इसमें एक लिमिटेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी भी दी गई है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी की तरफ से फिस्कल ईयर 2025 में हाइपरसोनिक मिसाइल थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए $182 मिलियन की रिक्वेस्ट की गई है। अमेरिका का जो एक ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर है, जिसे आप एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, तो फिलहाल तो अभी अर्ली स्टेज में, बाकी इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को उसके ग्लाइड फेज में इंटरसेप्ट कर सके। और जबकि इसी बीच गुरुवार को रशिया की स्टेट मीडिया की तरफ से ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है कि जो यमन के हूती रेबल्स हैं तो उनके आर्सेनल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हो चुकी हैं। हालांकि हूती रेबल्स के पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं तो इसका कोई एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी एक अपडेट स्पेस सेक्टर से भी है कि आज गुरुवार को स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अपनी तीसरी उड़ान को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। और बता दें कि स्पेस एक्स का जो ये स्टारशिप रॉकेट है ये सबसे लार्जेस्ट और अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसे पूरी तरह से एक रीयूजेबल रॉकेट की तरह डिज़ाइन किया गया है। और इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि ये भविष्य में पृथ्वी के बियॉन्ड लोगों को या फिर किसी कार्गो को ले जाने में काम आए। और जबकि नासा के भी जो चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस से भेजने की योजना है, तो उस योजना के लिए भी ये जो रॉकेट है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1992 में मणिपुर में मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए SSB के 6 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स के नाम क्या हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।